देखिएगा, जैसे मैंने आप सबको बताया कि भाई मेरे जो राजनीतिक शब्द होता है, जो राजनीति होती है, वह क्या है कि एक प्रकार से जनता से संबंधित होती है और जनता के हितों के लिए एक प्रकार से शासन करते हैं। ठीक है, अब राजनीतिक प्रणाली क्या होती है, देखिएगा, सामाजिक संबंधों को स्थापित करने के लिए लोग एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं। ठीक है, समाज में क्या होता है भाई मेरे, हम लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं। ठीक है, ऐसा करने में अक्सर हम आत्महितों का अनुसरण करते हैं। ये आत्महित कभी कभी दूसरे के हितों और समाज के हितों के साथ विपरीत कर, देखो समाज में अगर आप देखेंगे तो समाज में एक आदमी दूसरे आदमी से क्या करता है, संबंध बनाता है। ठीक है, समाज में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंधित है और कई बार एक व्यक्ति के हित जो होते हैं और दूसरे व्यक्ति के जो हित होते हैं ये आपस में टकराते हैं। समझ रहे हो कि समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जैसे हम आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे कोई और जुड़ा हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के जो हित होते दूसरे व्यक्ति से टकराते हैं। अपने हितों की पूर्ति के लिए लोग शक्ति के साधन का उपयोग करते हैं। देखो कोई व्यक्ति ना अपने हितों की पूर्ति के लिए क्या करता है, शक्ति का प्रयोग करता है। शक्ति मतलब समझते हो, पावर का प्रयोग करता है। ठीक है, जैसे मुझे समाज में अपने हितों को पूरा करना है तो मैं किसका प्रयोग करूंगा जी, मैं शक्ति का प्रयोग करूंगा। समझ रहे हो, और जिसके पास भैया शक्ति है वही अपने हितों को साध सकता ना। भैया अगर तुम्हारे पास शक्ति होगी तो तभी तुम समाज में रह पाओगे, तभी तुम्हारे लक्ष्य पूरे हो पाएंगे, नहीं तो आपको लोग जीने नहीं देंगे। दूसरों के हितों को नियंत्रित करते हैं। भाई अगर मेरे पास शक्ति होगी तो मैं दूसरों को कंट्रोल कर लूंगा ना। तो राजनीति क्या करती है, राजनीति क्या करती है कि लोगों को क्या करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है, यह स्थिति निर्विवाद रूप से संघर्ष की ओर ले जाती है। सामाजिक संबंध एक क्रमबद्ध व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें संघर्ष को हल करने और लोगों की गतिविधियों को कह सकते समाहित करने की आवश्यकता है। देखो समाज में अगर आप देखेंगे तो समाज में संघर्ष है, और समाज में जो संघर्ष होता है राजनीतिक प्रणाली क्या करती है, उनको एक प्रकार से व्यवस्थित करने का काम करती है। देखो हमारा जो भारतीय समाज है भाई मेरे, भारतीय समाज में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और समाज में जब एक इंसान दूसरे इंसान से जुड़ा हुआ है तो भैया समाज में लड़ाई भी होगा, झगड़ा भी होगा, मारपीट होगा, और एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संघर्ष होता है। इसलिए संघर्ष को खत्म करने के लिए कह सकते हो, इसलिए राजनीतिक प्रणाली की जरूरत है। अगर राजनीति नहीं रहेगी, ठीक है, राजनीति किसकी बात करती है, शक्ति की बात करती है। किसकी बात करती है जी, शक्ति की बात करती है। ठीक है, तो अगर समाज में शक्ति नहीं रहेगी, राजनीति नहीं रहेगी, तो समाज में जो लड़ाई झगड़ा होगा उसका समाधान कौन करेगी, राजनीति करेगी। इसलिए समाज में राजनीति की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि राजनीति ही क्या करती है, समाज में जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का क्या करती है, समाधान करती है। आप लोग समझ रहे हैं शक्ति की धारणा क्या है, क्योंकि राजनीति में भाई शक्ति होती है, शक्ति ही समाज को क्या करती है, संचालित करती है। भाई हमारी जो सरकारें होती हैं, सरकारों के पास बहुत सारी शक्तियां होती है ना, तो सरकार के पास अगर शक्ति होगी तो भाई तभी तो समाज में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, तभी तो हमारा समाज चलेगा। आप लोग समझ रहे हैं, शब्दकोश में दी गई शक्ति की परिभाषा के अनुसार कुछ करने या कुछ भी करने या किसी व्यक्ति या वस्तु पर कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। ठीक है, इस तरह देखेंगे तो शक्ति सामाजिक विज्ञान में एक मूल धारणा है। इसका तात्पर्य है उस प्रभाव से जो कोई व्यक्ति, समूह या संगठन दूसरों को कार्य को वहन करने के लिए प्रयोग करता है। देखो समाज में शक्ति अगर रहेगी तो तभी हम समाज को संचालित कर सकते हैं। अरे भाई हमारे जो नेता होते, सरकार होता, हमारे जो शासन प्रशासन होता है, अगर उसको किसी प्रकार की शक्ति रहेगी तभी तो लोगों को कंट्रोल कर पाएगा, तभी तो लोगों को नियंत्रित कर पाएगा। यानी राजनीति के पास क्या रहती है, शक्ति रहती है, और राजनीति में शक्ति इसलिए होती है ताकि वह समाज को क्या कर सके, संचालित कर सके, चला सके। समझ रहे, इसका अर्थ यह है कि किसी के पास सामाजिक शक्ति है जिसका उपयोग दूसरा व्यक्ति या शुभ करने के लिए, दबाव डालने के लिए किया जाए। देखो सामाजिक शक्ति क्या करती है, दूसरे व्यक्ति पर दबाव डालती है ना, कि उसे क्या कुछ ना कुछ काम करना है, वह दूसरे व्यक्ति को काटना चाहता है। सामाजिक शक्ति अनिवार्य रूप से अंतर व्यक्तिक संबंधों की पहले, यानी सामाजिक जो शक्ति होती है वह लोगों को संचालित करती है, और सामाजिक शक्ति के साथ साथ हम लोग राजनीतिक शक्ति की बात करते हैं। राजनीतिक शक्ति अगर नहीं हुई तो हमारा समाज चल नहीं पाएगा,
और शक्ति क्या है भाई मेरे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे सामाजिक शक्ति हो चाहे राजनीतिक। अरे भाई समाज में अगर आप देखोगे तो भाई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर की शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर शक्ति नहीं रहेगी ना तो हमारा समाज चलेगा ही नहीं, ठीक है। सरकारें कैसे चलाएंगे, अफरा तफरी मच जाएगी, समझ रहे हो, कोई किसी की घर हड़प लेगा, कोई किसी का जमीन ले लेगा, ठीक है, कोई किसी का पैसा छीन लेगा। अरे भाई सामाजिक शक्ति रहेगी और राजनीतिक शक्ति रहेगी तो तभी तो हमारे समाज में शांति व्यवस्था कायम रहेगी, नहीं तो हमारे समाज में शांति व्यवस्था कभी भी कायम नहीं रह सकती है। आप लोग समझ रहे हैं। अगला हम लोग बात करेंगे, जैसे अगर आप देखें यहाँ क्या है, राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है और समाज क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भैया राज्य क्या है। राज्य एक राजनीतिक संघ है जिसमें निम्नलिखित, राज्य में क्या होता है, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार होता है। जैसे भारत क्या है, भारत एक राज्य है और भारत में क्या होता है, अलग अलग प्रदेश नहीं है। जैसे अगर आप देखेंगे जैसे दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, इस प्रकार के क्या अलग अलग क्षेत्र होते हैं। कम से कम अधिक से अधिक स्वैच्छिक सदस्य होते हैं, यानी जो राज्य होता है उसमें जो प्रदेश होते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे वो स्वैच्छिक सदस्य होते हैं, यानी अपनी इच्छा से जुड़े रहते हैं, ठीक है। और नियमों का एक समूह जो संविधान, देखो राज्य में क्या होता है कि जो भी सदस्य होते हैं, यानी जैसे हमारा एक देश है भारत, ठीक है, अगर आप देखेंगे एक भारत एक क्या है, राज्य है। तो राज्य में अगर आप देखेंगे जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, तो ये सब हैं, इस किसके साथ जुड़े, संविधान के साथ जुड़े। और भाई संविधान में सबको क्या मिलता है, अधिकार मिलता है, यानी राज्य को संचालित करने के लिए क्या है, एक संविधान है, उसके तहत क्या होते हैं कि सबको अधिकार मिलता है। अपने सदस्य को सत्ता की वैधता होती है। राज्य क्या करता है, सत्ता का उपयोग करता है। क्या करता है भाई मेरे, राज्य किसका उपयोग करता है, सत्ता का उपयोग करता है। और राज्य की जो सत्ता होती है वैध होती है, यानी लोग उसको मानते हैं, इस रूप में हम लोग। राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र देखो यह शब्द ऐसे लोगों के लिए समूह को बताता है जिन्हें संस्कृति, धर्म, भाषा आदि समान पहचान के, देखो राष्ट्र का मतलब होता है कि भाई मेरे जब एक संस्कृति हो, एक धर्म हो, एक भाषा हो, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। यानी किसी भी देश में अगर देखोगे कि भैया एक ही धर्म है, एक ही संस्कृति है, एक ही भाषा है, तो आप उसे क्या कहेंगे, राष्ट्र कह सकते हैं। यानी जब सबकी जातीय पहचान, सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक पहचान और भाषाई पहचान जब सबकी एक हो जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। भाई सबकी पहचान, भाई भाषा एक है, धर्म एक है या संस्कृति एक है, ठीक है, तब क्या है इस चीजें क्या किसको संबोधित करते हैं, राष्ट्र को। समाज क्या होता है, समाज तो भाई मेरे नातेदारी से बनता। हमारा समाज क्या है, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई, परिवार होता ना। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। परिवार में क्या होते हैं, नातेदारियां, रिश्तेदारियां होती हैं और वह नातेदारियां, रिश्तेदारियां बढ़ती चली जाती हैं और उसी से हमारा समाज बनता है। यह नातेदारी का सामाजिक संगठन की सबसे व्यापक श्रेणी है जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाएं जैसे नातेदारी, ये सारी चीजें इसमें क्या रहती हैं। देखिएगा जैसे मैंने आपको बताया कि समाज क्या है कि नातेदारी से बनता। नातेदारी का मतलब समझते हो भाई मेरे क्या होता है, रिश्तेदारी होती है, ठीक है। तो समाज में क्या भाई, परिवार है और परिवार की क्या होती है, परिवार में जो व्यक्ति हैं आपस में क्या है, उनमें रिलेशन होता है, संबंध होता है और यही आगे चल करके क्या करता है, हमारे समाज को बनाता है। सिंपल सी बात है कि समाज नातेदारी यानी रिश्तेदारियों से और परिवारों से मिलकर के क्या है, हमारा समाज बना रहता है। अब हम लोग बात करेंगे राजनीति और समाज की बात। देखो राजनीति क्या करती है, समाज को संचालित करती है। समाज को चलाने का काम कौन करती है, राजनीति करती है। देखो हमारा जो समाज है, ठीक है, अगर समाज में राजनीति नहीं रहेगी तो समाज जो है चल नहीं पाएगा, क्योंकि राजनीति के पास क्या रहती है, राजनीति में एक शक्ति है और शक्ति क्या करती है, समाज को शासित करती है और समाज को संचालित करने का काम करती है। किसको, समाज को कौन चलाता है, राजनीति चलाती है। आप समझ रहे हैं, राजनीति के पास भैया क्या शक्ति है, पावर है ना, कि लोगों को कंट्रोल कर सकती है। भाई समाज में अगर कोई व्यक्ति अफरा तफरी मचा रहा है, अगर किसी को मार पीट रहा है, तो राजनीति के पास शक्ति उसको पकड़ करके जेल में डाल देगी, ठीक है, क्योंकि राजनीति के पास क्या, अगर जो राजनीतिक है उसके पास शक्ति है, भाई उसके पास पुलिस है, आर्मी है, फोर्स है। तो समाज में राजनीति क्या करती है, समाज में शांति बनाने का काम करती है। आप लोग समझ रहे हैं। समाज के भीतर राज्य की धारणा और इसकी भूमिका पश्चिम दार्शनिक बहस के मध्य आती है। अरस्तु, प्लेटो, अगस्त काम्टे, मॉर्गन,
हॉबर्ट स्पेंसर राज्य प्रणाली और समाज प्रणाली के संबंधों की खोजने का प्रयास किया। यानी अगर आप देखेंगे तो समाज शास्त्र में राजनीति और समाज को जितने भी समाज शास्त्री हैं सभी ने खोजने का काम किया है। देखो, चाहे अरस्तु हो, प्लेटो हो, अगस्त काम्टे हो, हर्बर्ट स्पेंसर हो, इन्होंने समाज से ही राजनीति को खोजा है। समझ रहे हो? तो भाई समाज में संघर्ष है और समाज में जहां संघर्ष है वहीं पर क्या है, राजनीति जन्म लेती है। भाई समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है तो वहां पर लड़ाई या झगड़ा है, और जहां पर लड़ाई झगड़ा है, जहां पर संघर्ष है, वहीं पर राजनीति जन्म लेती है। सिंपल सी बात है कि भाई राजनीति कहां है, राजनीति तो हमारे समाज में है। इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि भाई मेरे कि जो राजनीति है और जो समाज है ये क्या है, ये आपस में संबंधित है, आपस में जुड़े हुए हैं। समझ रहे हैं? इसलिए ये सारा इंपॉर्टेंट है खास तौर से। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि समाज में से ही राजनीति निकली हुई है, और राजनीति और जो हमारा समाज होता है वो आपस में क्या रहता है, संबंधित है। भाई समाज में जाति व्यवस्था है या धर्म है या भाषा है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, समाज में कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ विवाद है, और जहां पर विवादों समस्याओं का समाधान होता है वहीं से राजनीति निकलती। इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि राजनीति और समाज में क्या रहता है, एक संबंध हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हो। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2 आपका क्या रहेगा, राजनीतिक समाजशास्त्र, प्रकृति और क्षेत्र। ठीक है, यानी राजनीतिक समाजशास्त्र हम किसे कहते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपके पेपर में आ सकता है। देखिएगा, राजनीति अरस्तु का प्रसिद्ध कार्य था जिसने संकेत दिया कि राजनीति ग्रीक शब्द पोलिस से ली गई है, जिसका अर्थ है राज्य, शहर, जो राज्य और सरकार और प्रशासन। देखो, राजनीति की अगर बात करें, राजनीति की शुरुआत किसने की थी, अरस्तु ने किया था। और अरस्तु ने कहा था भैया राजनीति वह है जहां पर राज्य, सरकार और शासन से जो संबंधित चीज है वही क्या है, राजनीति है। ग्रीक सिद्धांत की उत्पत्ति के अनुसार राजनीतिक विज्ञान वास्तव में सैद्धांतिक व्याख्याओं, वर्णनकारों, विचारों, अनुमानों, विकल्पों, मूर्त अमूर्त आधारित विचारों या अन्य शब्दों के मानक अध्ययन पर आधारित। यानी राजनीति में, राजनीति की अगर आप लोग बात करें तो राजनीति राज्य की बात करता है, समाज की बात करता है, शासन की बात करता है, प्रशासन की बात करता है। इन चीजों की बात कौन करता है, राजनीति करती है। ठीक है, और राजनीति और समाजशास्त्र यानी राजनीतिक समाजशास्त्र का उद्भव से, ठीक है, जिसे अगर आप कार्ल मार्क्स की बात करेंगे, दुर्खिम की बात करेंगे, मैक्स वेबर की बात करेंगे, तो कह सकते कि इन लोगों ने क्या किया है कि देखो, राजनीति राज्य और समाज, शासन प्रशासन की बात करती है, और भाई समाज में ही क्या है, राजनीति भी तो होती है ना। इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। देखिएगा, राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थ क्या, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिएगा, देखिए पहला क्या इन्हों बता रहे हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र को राज्य का विज्ञान मान, यानी जो राजनीतिक समाजशास्त्र है वो किसका विज्ञान है, राज्य का विज्ञान है। राज्य के विज्ञान क्या होता है, राजनीतिक समाजशास्त्र होता है। राजनीतिक समाजशास्त्र को परिभाषित करने के लिए राज्य के विज्ञान को सामाजिक विज्ञान के रूप में, देखो कह सकते कि समाज को परिभाषित करने के लिए राजनीतिक समाजशास्त्र को हम लोग विभाजित करते हैं, जो सामाजिक प्रकृति के अध्ययन पर आधारित है। ग्रीर और कह सकते कि अन्य जो लोग हैं इन्होंने, देखो यानी राजनीतिक समाजशास्त्र क्या है, राज्य का विज्ञान है। अगर आपको राज्य को समझना है तो आप राजनीतिक समाजशास्त्र के जरिए क्या समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या देखिएगा, राजनीतिक समाजशास्त्र समाज और राजनीति के बीच अंतर क्रिया को बताता है। यानी राजनीतिक समाजशास्त्र क्या बताता है, राज्य और समाज आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो क्या बोला, राजनीतिक समाजशास्त्र जो होता है, राज्य और समाज आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और आपस में दोनों कैसे अलग हैं, इसको बताने का काम कौन करता है, राजनीतिक समाजशास्त्र करता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें मैरिस डावर्डगर द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक समाजशास्त्र आधुनिक है। इसके अनुसार राजनीतिक समाजशास्त्र सभी मानव समाजों में सरकार, आधिपत्य और सत्ता के बीच, यानी राजनीतिक जो समाजशास्त्र है वह सरकार का,
आधिपत्य का और सत्ता का विज्ञान है। क्या कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक जो समाजशास्त्र होता है यह सरकार का, आधिपत्य का या सत्ता का विज्ञान के रूप में इसको कह सकते हैं, यहां पर बताया जा रहा है। आगे देखिएगा, राजनीतिक समाजशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान का समन्वय है। राजनीतिक समाजशास्त्र में क्या होता है, राजनीति और समाजशास्त्र का समन्वय, यानी आपस में मिल करके। देखो जो राजनीतिक समाजशास्त्र है वो आप लोग कह सकते हैं कि राजनीति और समाजशास्त्र दोनों आपस में मिलकर के बना। इस प्रकार राजनीतिक समाजशास्त्र स्थापित जनक विषयों में समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में अंतर विषय पूर्वज के रूप में माना जाता है। यानी कह सकते हैं कि जो राजनीतिक समाजशास्त्र है वो राजनीति और समाजशास्त्र के से मिलकर के बना हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे राजनीतिक समाजशास्त्र के कौन कौन से क्षेत्र हैं। ठीक है, अगर आप क्षेत्रों की बात करेंगे, राजनीतिक समाजशास्त्र जो होता है उसके क्षेत्रों की अगर आप बात करें तो भाई राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र कौन का, एक तो राजनीति है, राजनीतिक जो समाजशास्त्र होता है उसका क्षेत्र क्या, एक तो राजनीति है और दूसरा उसका क्षेत्र क्या होता है, समाज होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। यानी राजनीतिक समाजशास्त्र कह सकते हैं कि राजनीति और समाज से मिलकर के बना हुआ है। इन दोनों के आपस में राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीति और समाज की बात करता है। राजनीतिक समाजशास्त्र कह सकते हैं कि राजनीति और समाज का समन्वय होता है। राजनीतिक समाजशास्त्र में कह सकते हैं जहां पर राजनीति और समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, राजनीतिक समाजशास्त्र कह सकते हैं। और राजनीतिक समाजशास्त्र का कौन कौन सा क्षेत्र है, अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो यह राजनीति और समाज दोनों के विषयों पर क्या करता है, अध्ययन करता है। अगर हम लोग बातें, राजनीतिक समाजशास्त्र व्यापक और ऐतिहासिक दायरा है। यानी राजनीतिक जो समाजशास्त्र है ये बहुत बड़ा है, व्यापक है और ऐतिहासिक इसका दायरा है। इस अनुशासन में केंद्र में मानव समाजों के भीतर होने वाली क्रिया। देखो राजनीतिक समाजशास्त्र में कह सकते हैं कि मानव समाज में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो सारी चीजें किसमें हम लोग पढ़ते हैं, राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र के भीतर पढ़ते हैं। ठीक है, यानी जो राजनीतिक समाजशास्त्र होता है यह राज्य की शक्ति, अधिकार, वैधता का अध्ययन करता है। क्या राजनीतिक समाजशास्त्र क्या करता है भाई, राज्य की शक्ति का, अधिकार का, वैधता का, इन सभी का अध्ययन करता है। राजनीतिक समाजशास्त्र कह सकते हो कि नौकरशाही, हित समूह, लोगों की राजनीतिक भागीदारी, संघर्ष समाधान, इन सभी चीजों का क्या है, ये सभी गतिविधियां कह सकते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र में शामिल होती हैं। समझ रहे हैं। तो राजनीतिक समाजशास्त्र काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पेपर में आ सकता है या पूछा जा सकता है, इसको करके जाना ही जाना है। ठीक, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 क्या रहेगा, राज्य और नागरिकता। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करें राज्य के उद्भव के सिद्धांत, यानी राज्य का उद्भव कैसे हुआ है, राज्य की शुरुआत कैसे हुई, इसके हम पढ़ेंगे। जैसे दैवी अधिकार सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत है, बल सिद्धांत है, ठीक है, सामाजिक संविदा सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत है। राज्य क्या है इसकी भी हम बात करेंगे, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखो राज्य सिद्धांत, ये देखो जो राज्य होता है, राज्य का उदय कैसे हुआ है, तो भाई पहला सिद्धांत है दैवीय अधिकार सिद्धांत। राज्य के प्रारंभिक सिद्धांतों में दैवीय उद्भव सिद्धांत है, राजाओं को दैवीय अधिकार का सिद्धांत है। देखो माना जाता था पहले ना कि भाई मेरे जो राजा है ना वो उसको देवता ने ही शासन प्रशासन चलाने के लिए भेज रखा है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का सृजन ईश्वर ने किया है। राज्य का दैवीय सिद्धांत बताता है भैया राज्य का जन्म ईश्वर ने किया है, भगवान ने किया है। समझ रहे हो, यानी राज्य जो है, राज्य को भगवान ने बना रखा है। ये कह सकते हैं राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत कहता है कि राज्य जो है वह ईश्वर के द्वारा बनाया गया है और राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, यानी राजा जो है वो क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। ठीक है, भगवान ने राजा को पृथ्वी पर भेज रखा है शासन प्रशासन चलाने के लिए। और राज्य की उत्पत्ति में अगर दैवीय सिद्धांत की हम लोग बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि राज्य को भगवान ने ही बना रखा है। राजा के पास अपार शक्ति है, राजा से भैया कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता है, राजा को डायरेक्ट भगवान ने भेज रखा है। समझ रहे हो, और राज्य जो है उसको भैया स्वयं परमात्मा ने, स्वयं भगवान ने बना रखा है। राज्य की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत दैवीय सिद्धांत यही बताता है कि भैया देवी देवताओं ने हमारे राज्य को बना रखा है और देवी देवताओं ने राजा को भेज रखा, जाओ भैया शासन प्रशासन चलाओ। देवी उद विकास सिद्धांत क्या बताता, राज्य का उद विकास सिद्धांत कहता कि राज्य पितृसत्तात्मक सिद्धांत है जिसके मुख्य प्रतिपादक सर
हेनरी मेन है राज्य के विकास के विषय में व्याख्या की। प्राथमिक समूह सर्वोच्च बल पुरुष की सामान्य अधीनता से जुड़ा परिवार है। परिवारों का एकत्रीकरण वंशीय और घर बनता है, और घरों का एकत्रीकरण जनजाति बनती है, और जनजातियों के एकत्रीकरण राष्ट्रीय मंडल। देखो उद विकास सिद्धांत बताता है कि राज्य जो है ना एक प्रकार से विकास के जरिए बना है। देखो भैया सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले परिवार बना, ठीक है। उद विकास राज्य कैसे बना है, तो क्या भैया सबसे पहले परिवार बना, और कई सारे परिवारों ने मिलकर के क्या बनाया, ठीक है, कई सारे परिवार मिलकर के क्या बनाते हैं, जनजाति बनाते हैं, और कई सारी जो जनजातियां हैं वो मिलकर के क्या बनाती हैं, राष्ट्र बनाती हैं। तो यही करें, तो राष्ट्र का सिद्धांत में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने भैया बनाया परिवार, और परिवार ने बनाई जातियां, जनजातियां, और जनजातियों ने बनाया राष्ट्र और मंडल। यानी राष्ट्र जो है वो विकसित होकर के आया है, समझ रहे हो। उद विकास सिद्धांत यानी राज्य के उद्भव का जो उद विकास सिद्धांत है, इसका मतलब है कि राज्य भैया पितृसत्तात्मक है। क्या कहता है, राज्य पितृसत्तात्मक है। कहने का मेरा मतलब है यह रक्त संबंध के आधार पर, विवाह के आधार पर और पैतृक आधार पर बना हुआ है, समझ रहे हो। उद विकास सिद्धांत को आप लोग कह सकते हैं कि भैया सबसे पहले समाज में व्यक्ति आया, व्यक्ति ने कह सकते कि उसने क्या किया, शादी ब्याह किया, तो भैया उससे परिवार बना, और परिवार से जाति बनी, और जाति से जनजाति बनी, और बहुत सारी जनजातियों ने मिलकर के एक जगह पर बस गई, और जहां पर वो बसी वहीं पर एक राज्य बन गया। इसी को हम बोलते हैं उद विकास सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। अगला है बल सिद्धांत। बल सिद्धांत का मतलब है कि जो राज्य है वह शक्ति के आधार पर बना है। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ शक्तिशाली जनजातियों द्वारा युद्ध और आक्रमण राज्य के निर्माण के कारक है। कुछ लोगों का मानना कि जो राज्य है ना वह युद्ध और आक्रमण के जरिए राज्य का गठन किया जाता है, समझ रहे हो। बल सिद्धांत का मतलब है कि राज्य जो है जनजातियों ने आक्रमण किया, हमला किया, जिससे राज्य का निर्माण हुआ। उस क्षेत्र में दूसरी जाति के लोगों को दास बनाकर के राज्य की स्थापना की गई। मुखिया को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और राज्य को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए अधिकार का इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार बल न केवल राज्य की उत्पत्ति के लिए अपितु राज्य के विकास में भी, यानी बल सिद्धांत कहता कि भैया भाई मेरे जो राज्य बना है वो शक्ति के बल के आधार पर बना है। यानी कह सकते कि लोगों को आपने जीत लिया और अपने गुलाम बना लिया और वहां बसने लगे, इससे राज्य बनेगा। यानी बल आधारित राज्य है। जैसे मान लीजिए एक जगह पर लोग रहते हैं और उन्होंने भैया दूसरे पर हमला कर दिया और वहां पर जीत लिया आक्रमण करके, और आक्रमण करके जीत करके अपने क्षेत्र को बढ़ा लिया, और उसे कह सकते हैं कि राज्य का निर्माण। बल सिद्धांत ये बताता है कि आक्रमण और युद्धों को करके जो जातियां हैं, जो जनजातियां हैं, उन्होंने क्या किया है, राज्य का निर्माण कर लिया है। बल आधारित शक्ति के आधार पर भैया राज्य बना लिया। लोगों ने आक्रमण करके, लोगों ने हमले करके एक दूसरे पर कह सकते विजय प्राप्त करके कह सकते कि राज्य को बनाया गया। इस एक बल सिद्धांत बताता है। सामाजिक संविदा सिद्धांत बताता है कि समाज जो है, समाज राज्य कैसे बना, लोग एकजुट होते चले गए, एक दूसरे के साथ लोगों के संबंध बनते चले गए, इसलिए राज्य का निर्माण हुआ। सामाजिक संविदा सिद्धांत ही बता। सामाजिक संविदा का मतलब होता है कि लोगों ने आपस में एक प्रकार से एकजुट हुए और एक दूसरे से लोग सहमत हुए, लोगों ने एक दूसरे की मदद हेल्प करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वही लोग बढ़ते चले, समाज बन, यानी समाज से ही क्या है, राज्य बना। सामाजिक संविदा का मतलब है कि कई सारे समाजों ने मिलकर के क्या किया, राज्य को बनाया। या समाज में लोग एकजुट हुए, एक दूसरे का सहयोग किए। अनुबंध का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो राज्य बना है वो समाज के अनुबंध पर बने, नहीं समाजों ने आपस में संबंध बनाया और वही संबंध आगे बढ़ते चले गए और आगे चल करके कह सकते कि राज्य बन गया। ये सिद्धांत इस बात की बात करता है, ठीक है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण राज्य को लेकर के कहते हैं भैया, मार्क्सवादी कहते हैं कि जो राज्य बना है वो कह सकते एक प्रकार से, अगर आप देखेंगे, श्रम विभाजन के आधार पर बना है। मार्क्सवादी कहता है कि जो राज्य किसके आधार पर बना है, श्रम विभाजन के आधार पर बना है, यानी शक्तिशाली और शक्तिहीन लोगों से मिलकर के बना है। और यानी समाज, मार्क्सवादी कहते हैं कि जो राज्य बना है उसमें भैया और राज्य में क्या है, संघर्ष है। क्या है, लोग राज्य को क्या कहते हैं, राज्य में क्या है, संघर्ष है। यानी पूंजीपति जो हैं मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, और मजदूर और पूंजीपतियों ने मिलकर के कह सकते हैं कि किसको, राज्य को बना रखा है, ये लोग कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग राज्य की बात करें, देखो
राज्य आप उसे कह सकते हैं कि जहां पर चार चीजें शामिल हैं। ठीक है, ठीक है। देखो, कोई ऐसा क्षेत्र हो, ठीक है, जहां पर एक प्रकार से कह सकते हैं जहां पर जनसंख्या रहती है। क्या है? राज्य किससे मिलकर बने? पहले भैया जनसंख्या। जैसे अगर आप देखें भारत एक राज्य है, तो भारत के पास क्या है? एक जनसंख्या है। और जनसंख्या कहां रहती है? एक निश्चित भूभाग पर निवास करती है। क्या? निश्चित भूभाग। भूभाग का मतलब होता है जमीन। अगर आपके पास धरती है, वहां पर एक जनसंख्या निवास करती है, और जनसंख्या को संचालित करने के लिए तीसरी चीज होती है सरकार। क्या? सरकार है। और चौथा भैया संप्रभुता, यानी सरकार अपने फैसले स्वयं करती है। सरकार शक्तिशाली है, बाहर से कहीं से वो एक प्रकार से उसको संचालित नहीं करता है। यही चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं? राज्य को बनाती है। राज्य मुख्यतः चार चीजों से मिलकर के बना है। सबसे पहला होता भैया भूभाग। अगर आप लोग बात करेंगे कि भारत के पास एक निश्चित भूभाग है ना, जैसे अगर हम बात करें भारत क्या है? भारत एक राज्य है। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। भारत एक राज्य है, और भारत के पास क्या एक निश्चित भूभाग है ना भाई। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, और गुजरात से लेकर के कह सकते असम तक हमारा देश फैला है। यानी राज्य के पास पहली चीज क्या होनी चाहिए? भूभाग। भूभाग का मतलब भूभाग लिख देना। राज्य के पास पहले भूभाग यानी निश्चित भूभाग होता है, यानी निश्चित जमीन होती है। और उसी भूभाग पर राज्य के पास दूसरी चीज क्या होती है? जनसंख्या। ठीक है, राज्य के पास दूसरा नंबर क्या? जनसंख्या। भूभाग पर जनसंख्या रहती है। ठीक है, और भैया जिस राज्य में भूभाग होगा और जनसंख्या नहीं रहेगी तो राज्य कैसे बनेगा? बिना जनसंख्या तो राज्य बनी। यानी दूसरी क्या होती है? जनसंख्या होती है। ठीक है, और जनसंख्या जो है यानी पॉपुलेशन जिसको बोलती है, जनसंख्या जो लोग हैं, लोगों को चलाने के लिए राज्य में तीसरी चीज क्या होती है? सरकार। राज्य में तीसरी चीज क्या होती है? सरकार। भाई बिना सरकार के कह सकते हैं कि राज्य जो है हमारा चल ही नहीं सकता। दूसरी चीज क्या होती है? सरकार। और सरकार कह सकते हैं सरकार होती है, और सरकार क्या होती है? संप्रभु होती है। चौथी चीज होती है संप्रभुता, यानी सरकार अपने फैसले अपने डिसीजन स्वयं कर पाती है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं संप्रभुता। यानी राज्य को मिलकर के इन चार चीजों ने कह सकते बना रखा। देखो, राज्य चार चीजों से बना। देखो बता रहे हो ना, जैसे जनसंख्या, भाई राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट है जनसंख्या। दूसरा अधिकार क्षेत्र, जिसको हमने भूभाग बताया है। राज्य की तीसरी चीज है सरकार, और चौथी चीज है भाई मेरे संप्रभुता। इन चारों चीजों से मिलकर के राज्य बना। जैसे अगर आप एग्जांपल देकर बताऊं, जैसे भारत एक राज्य है, इंडिया एक राज्य, भारत एक राज्य है, तो भारत के पास क्या है जी? जनसंख्या। देखो हमारे देश में कितनी जनसंख्या है। अब भैया अगर जनसंख्या नहीं रहेगी तो लोग ही नहीं, आदमी ही नहीं रहे तो राज्य कैसे बनेगा? दूसरा कहता क्षेत्र होता ना, यानी हमारी जनसंख्या, हमारे पास इलाका क्षेत्र है, लैंड है, भूमि है ना, जहां पर लोग रहते हैं ना, समझ गए? जमीन रहेगी तो कैसे राज्य बनेगा? तीसरी चीज का सरकार। देखो हर राज्य में एक सरकार होती है, सरकार क्या करती है? राज्य को चलाने का काम करती है। तीसरी चीज होती है सरकार। चौथा चीज क्या होती है? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि राज्य जो है अपने फैसले स्वयं करता है, राज्य पर किसी प्रकार का दबाव नहीं। ऐसा नहीं कोई विदेशी शक्ति दूसरे राज्य को चला रही फिर वो राज्य नहीं रहेगा। संप्रभुता का मतलब राज्य के पास खुद जो राज्य है वो स्वतंत्र है। ठीक है, संप्रभुता का मतलब होता है कि राज्य पर किसी प्रकार का आंतरिक या बाहरी दबाव नहीं। यानी ये चार चीजें मिलकर के ही राज्य बनाती हैं। समझ रहे हो? जनसंख्या, अधिकार क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता, इन्हीं चार चीजों से मिलकर के कह सकते हैं कि जो हमारा राज्य है वह बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। ओके, देखिएगा अगला जो हमारा चौथा चैप्टर क्या रहेगा? शक्ति और प्राधिकार। देखो शक्ति क्या होती है? देखो राजनीतिक समाजशास्त्र में भैया शक्ति की बड़ी जरूरत है। अगर शक्ति नहीं रहेगी, शक्ति के बिना राजनीति चल ही नहीं सकती। शक्ति यानी लोगों को संचालित करने के लिए राजनीति में क्या होती? शक्ति होती है। भाई शक्ति के लिए तो संघर्ष है, हर कोई व्यक्ति शक्ति प्राप्त करना चाहता है राजनीति में। ठीक है, और जैसे अगर हम लोग बात करेंगे अधिकार कितने, प्राधिकार कितने प्रकार का होता है? पहला तो भैया पारंपरिक शक्ति होती है। शक्ति कितने प्रकार की है? शक्ति मोस्टली तीन प्रकार की होती है। एक होता पारंपरिक शक्ति या पारंपरिक प्राधिकार। ठीक है, पारंपरिक शक्ति का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि आपके पापा राजा थे तो आप राजा बन गए, ये होती पारंपरिक शक्ति। समझ रहे हो? परंपरा के जरिए जो शक्ति, प्राधिकार मिलता। प्राधिकार मतलब अधिकार मिल जाना या शक्ति कह लीजिए। ठीक है, ये पारंपरिक शक्ति का मतलब था परंपराओं के जरिए। जैसे मान लीजिए कि एक राजा है, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कहते हैं? पारंपरिक शक्ति कहते हैं। दूसरा क्या होती है भाई मेरे? करिश्माई शक्ति होती है।
करिश्माई प्राधिकार होता है। करिश्माई का मतलब अचानक आपको शक्ति मिल जाए, अचानक आपको अधिकार मिल जाए, प्राधिकार मिल जाए, उसको हम बोलते हैं करिश्माई। जैसे खासतौर से नेताओं को अचानक कह सकते हैं एक प्रकार से शक्ति प्राप्त हो जाती ना। जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे दिल्ली उल्ली में देखो, जैसे केजरीवाल थे, पहले क्या थे भाई, कुछ नहीं थी, उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। आप देखो अचानक इलेक्शन जीत करके कोई मुख्यमंत्री बन जाता है। अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी या जितने भी लोगों को देखेंगे, करिश्माई प्राधिकार का मतलब होता है अचानक से आपको सत्ता प्राप्त हो जाए। जिस प्रकार से नेताओं को सत्ता प्राप्त हो जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं करिश्माई प्राधिकार। ठीक है, प्राधिकार मतलब अधिकार, और पारंपरिक अधिकार का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पिता को जो अधिकार था वही अधिकार आपको मिल गया, आपके पिता के पास जो शक्ति थी वही शक्ति आपको मिल गई। एक खास तौर से पारंपरिक जो प्राधिकार होता है ये कहां पर होता है, एक खास तौर से जहां पर राजतंत्र होता है, जहां पर राजा होता है। ठीक है, करिश्माई प्राधिकार क्या होता है, करिश्माई का मतलब अचानक, जैसे जहां पर लोकतंत्र, जहां पर चुनाव होता है वहां पर करिश्माई प्राधिकार होता है। करिश्मा हो जाए, अचानक से आपने इलेक्शन जीत लिया, चुनाव जीत लिया, तो आपको करिश्माई प्राधिकार मिल जाएगा। यानी करिश्मा हो गया, रातों रात भैया आप शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। अभी तक कल तक तो आम आदमी थे, आज आप प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, इसको बोलते हैं करिश्माई प्राधिकार। तीसरा होता है तर्क कानूनी। तर्क कानूनी प्राधिकार का मतलब है आपने कोई एग्जाम पास करके, जैसे आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, वो क्या होते हैं भाई भाई मेरे, वो तर्क संगत और कानूनी प्राधिकार होता है। यानी उन्होंने तर्क संगत के आधार पर, यानी आप लोग कह सकते हैं कि उन्होंने किसी एग्जाम को पास करके, ठीक है, एग्जाम को पास करके अधिकार मिलता है। देखो ना, जो आईएएस आईपीएस होते हैं, चाहे छोटा मोटा ही होगा, उसके पास शक्ति होती, प्राधिकार अधिकार होता है, लेकिन वो लोग किस प्रकार से, एक प्रकार से तर्क संगत और कानूनी प्राधिकार है। यानी उन्होंने एग्जाम पास करके, पेपर दे करके वो एक प्रकार से वो अधिकार उनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की सत्ता होती है और तीन प्रकार की शक्ति होती है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, यानी शक्ति तीन प्रकार से ही प्राप्त की जा सकती है भैया। या तो पारंपरिक प्राधिकार होगा, आपको परंपरा के जरिए मिल गया, यानी आपको पिता को वो सारी शक्तियां थी तो आप में ट्रांसफर हो गई, उसको बोलते हैं परंपरागत। ठीक है, परंपरा चली आ रही, जैसे राजाओं में होता था ना, पर अधिकार मिल गया भैया, आपके पिता राजा थे तो उनको अधिकार था, तो वही अधिकार आप में ट्रांसफर हो गए, पारंपरिक प्राधिकार हो गया। करिश्माई प्राधिकार का मतलब होता है अचानक आपने चुनाव के जरिए, जहां पर लोकतंत्र होगा, जहां पर डेमोक्रेसी होती, वहां पर करिश्माई अधिकार आपको मिल जाता है। आप इलेक्शन जीत करके अचानक आपको शक्ति मिल जाती है और आप शासक बन सकते हैं। कानूनी तर्कसंगत प्राधिकार जैसे मने कि जैसे आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, लोग एग्जाम पास करते हैं, पेपर पास करते हैं, तब जाकर के इनको अधिकार मिलता है ना। तो खास तौर से प्राधिकार की तीन प्रकार हैं। ठीक है, और शक्ति क्या है, शक्ति कह सकते हैं कि राजनीति में बड़ी जरूरी है, और शक्ति के बिना, शक्ति क्या है, शक्ति एक प्रकार से कह सकते हो कि शक्ति, यहां पर शक्ति के जरिए ही राजनीति समाज को संचालित किया। शक्ति क्या है, शक्ति एक प्रकार का आप लोग कह सकते हैं बल। ठीक है, शक्ति मतलब क्या, बल। अरे भाई राजनीति के पास क्या है, एक प्रकार से बल का प्रयोग करती है ना राजनीति। जैसे भाई समाज में राजनीति के पास क्या है, पुलिस है, सेना है, और पुलिस सेना का प्रयोग कौन करती है, हमारी राजनीति करती है ना, तभी तो समाज में शांति व्यवस्था और सारी चीजें बनी रहेंगी ना। तो शक्ति को हम यहाँ लोग बल कह रहे हैं, और शक्ति एक प्रकार से सत्ता भी हो सकती है, यानी पावर जिसे आप लोग कह सकते हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट। चौथे में से आपसे पूछा जरूर जा सकता है, और जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा, शासन, सरकार और शासकीयता, जिसमें हम सरकार और शासन को पढ़ेंगे। दोनों चीजें क्या हो सकती है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो भाई सरकार क्या होती है, सरकार आप थोड़ा बहुत देखेंगे। सरकार एक ऐसा साधन है जो नीति निर्धारक करती है। सरकार क्या करती है भाई, नीतियां बनाती है ना। शासन प्रशासन चलाने के लिए सरकार क्या करती है, नीतियां बनाती है, यानी कानून बनाती है, और उन्हीं कानूनों को लागू करवाने का काम कौन करती है, सरकार करती है ना। भाई सरकार का मुख्य काम क्या है, यानी एक नीति निर्धारक करे, भाई राज्य कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा, उसके लिए नियम कानून बनाएगी, और उन नियम कानूनों को लागू करवाने का काम किसका होता है, सरकार का होता है। प्रत्येक सरकार का अपना एक संविधान होता है। भाई कोई भी सरकार होती तो उसके पास क्या होता, संविधान होता ना, जिसमें उसे शासकीय सिद्धांत और दर्शाने का विवरण होता है। ठीक है, यानी सरकार के पास अपना एक संविधान होता है, यानी उसके पास एक नियम कानून होता है, और उन नियम कानूनों के जरिए सरकार क्या करती है, शासन प्रशासन को चलाने का काम। सरकार में तीन चीजें होती है। सरकार में क्या, सरकार में तीन चीजें होती है। एक तो भैया विधायिका, विधायिका का मतलब होता है संसद जो कानून बनाती है। ठीक है, विधायिका मतलब जैसे संसद, हमारे देश में संसद है नहीं, लोकसभा राज्यसभा। सरकार
सरकार तीन चीजों से मिलकर के बनी। पहली क्या है भैया, विधायिका यानी संसद, जो नियम कानूनों को बनाती है, यानी बिल बनाएगी, कानून बनाएगी, उसको बनाने का काम किसका, संसद। फिर है कार्यकारी, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका। सरकार का दूसरा चीज है क्या, कार्यपालिका, यानी जो कानूनों को देखो, संसद का काम है कानून को बनाना, और कार्यपालिका, यहां पर कार्यकारी की जगह कार्यपालिका इसको बोलते हैं। कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करवाना, ठीक है। कार्यपालिका क्या करती, कार्यपालिका मतलब समझते हो, जैसे प्रधानमंत्री की कैबिनेट है, मुख्यमंत्री की कैबिनेट है, जो मंत्री संत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री मंत्री होते हैं, जो आईएएस वाईएएस होते हैं, सब कार्यपालिका में आते हैं, ठीक है। ये भी सरकार के पार्ट हैं। विधायिका समझ गए, जो संसद है, लोकसभा राज्यसभा है, ये विधायिका ये सरकार का पार्ट है। सरकार में तीन चीजें, विधायिका यानी संसद जो क्या करेगी, कानून बनाएगी। कार्यकारी यानी कार्यपालिका क्या करती है, जो कानून बना उन कानूनों को क्या करती है, लागू करवाती है। कौन लागू करवाता है, कार्यपालिका जो थी वो क्या करेगी, कानून को लागू करवाने का काम करती है। और न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका भैया एक प्रकार से वो जो कानून बना है वो कानून के अनुरूप सरकार चल रही कि नहीं चल रही है, लोग कानून को मान रहे कि नहीं मान रहे हैं, न्यायपालिका क्या करती है, न्याय करने का काम कौन करती है, न्यायपालिका। यानी तीन चीजों से मिलकर के क्या है, सरकार हमारी बनी हुई है, ठीक है। जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका ने भैया भाई मेरे कानून बना दिया, बिल उल बना दिए, नियम कानून बनाने का काम विधायिका का था, यानी संसद थी जिसने नियम कानून बना दिया। कार्यपालिका जो थी, जो नियम कानून बने उन नियम कानून को उन्होंने क्या कर दिया, लागू करवा दिया। और न्यायपालिका का काम है कि समाज में न्याय व्यवस्था को कायम रखना, यानी न्याय करना। ये तीन चीजें मिलकर के ही क्या करती हैं, सरकार का गठन करती है। और इन्हीं तीन चीजों से क्या है, सरकार बनती है। सरकार को हम लोग कह सकते हैं कि जो शासन व्यवस्था को चलाती है उसे हम आप लोग सरकार कह सकते हैं। यानी सरकार समाज में शांति व्यवस्था को कायम करने का काम करती है। सरकार जो रहती है कि हमारे समाज में एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि सबको भैया अधिकार देने का काम कौन करती है, सरकार करती है। सरकार नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, कानूनों को लागू करवाएगी। सरकार जो है भाई जिसको एक प्रकार से जिसको अधिकार नहीं मिला उसको अधिकार देगी। न्याय वाय देने का काम किसका होता है, सरकार का होता है। तो सरकार कह सकते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सरकार आपसे आ सकता है। दूसरा हम लोग बात करें शासन क्या है, ठीक है। देखो शासन सरकार से बिल्कुल अलग चीज है। शासन क्या था, शासन सरकार की तुलना में एक बड़ा शब्द है, अपने व्यापक अर्थों में उन विभिन्न तरीकों को संदर्भित करता है जिसमें सामाजिक जीवन समाहित होता है, ठीक है। यानी शासन क्या है, शासन के सारे स्तरों पर किसी देश के मामलों का प्रबंधन करने की आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार। शासन क्या होता है कि यानी मामलों को देखो शासन का मतलब समझते हैं जैसे पुलिस है, पुलिस शासन में आती है, ठीक है। अगर आप देखोगे हमारे यहाँ जो पुलिस है, जो न्यायालय है, ठीक है, या कह सकते हैं कि हमारा जो एक प्रकार से सचिवालय होता है, जो हमारी मिनिस्ट्री होती, मंत्रालय होते हैं, जैसे कृषि मंत्रालय है या वाणिज्य मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है, ये सब शासन में आते हैं, ठीक है। सरकार नियम कानून बना देती है और शासन क्या करता है, उन नियम कानूनों को लागू करता है और शासन एक प्रकार से संचालित चीजों को करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, शासन। शासन के मतलब आप लोग समझ सकते हैं एक प्रकार से एक ऐसी राजनीतिक, एक ऐसी कह सकते हो कि प्रक्रिया है, कानून तंत्र है जो क्या करता है कि नियम और अधिकारों को यानी नियमों कानूनों को सबको लागू करने का काम कौन करता है, शासन करता है। शासन किसको कहते हैं, अरे भाई मान लीजिए सड़क बननी है, पुल बनना है, सरकार की जो योजनाएं लोगों तक पहुंचानी है, ठीक है, या बिजली है, सड़क है, स्वास्थ्य है, हेल्थ है, ये जनता तक पहुंचाने का काम कौन करता है, शासन करता है। समझ रहे हो भैया, हमारी जो सड़क बनती है, जो पुल बनता है, जैसे मेट्रो बन रही है, रेलवे लाइन बन रही है, स्कूल बन रहा है, ठीक है, ये सब काम कौन करवाता है, ये सारे काम करवाने का काम किसका होता है, शासन का होता है। इसी को हम लोग भाई मेरे शासन समझो। शासन एक प्रकार से आप लोग जैसे हमारी अगर आप देखें जैसे हमारी नगर पालिका है, नगर पंचायत है, नगर निगम है, गांव में पंचायतें होती हैं, ये सब क्या है, शासन करती हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शासन में आएगा, ठीक है। जैसे भाई पुल बनना है तो पुल बनने में जितना भी कुछ लगा हुआ है वो सब शासन के लोग हैं, ठीक है। जैसे PW डिपार्टमेंट हो, जो कौन सा डिपार्टमेंट पुल बना रहा है, कौन सा नहीं बना रहा, सड़क बननी है, बिजली के खंभे लगने हैं, ये सब काम कौन करता है भैया, शासन करता है।
समाज, पुलिस, पुलिस एक प्रकार का शासन है। पुलिस क्या करती है? समाज में शांति बनाने का काम करती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। तो शासन और सरकार क्या है? दो इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में कह सकते हैं पूछा जा सकता है, और इसको आपको करके भी जाना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 6 क्या रहेगा? अभिजन वर्ग, शासक वर्ग और जनसमूह। देखो, अभिजन वर्ग का मतलब होता है कि जिसको हम बोलते हैं अमीर, अमीर वर्ग। अभिजन वर्ग का मतलब है जो अमीर हैं, जो पूंजीपति हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अभिजन वर्ग। यानी जिन्होंने कंपनी लगा रखी है, जिन्होंने इंडस्ट्री लगा रखी है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अभिजन वर्ग कहते हैं। भाई जो अमीर वर्ग है वो क्या है? वो सारा हमारा अभिजन वर्ग में आता ना। जो अमीर समाज है, जो अमीर तबका है, जो अमीर लोग हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अभिजन वर्ग बोलते हैं। ठीक है। शासक वर्ग क्या है? कि जो लोग सरकार में हैं, ठीक है, उनको जैसे नेता होता होते हैं, मंत्री वंत्री होते हैं, विधायक विधायक होते हैं, ये हमारा क्या होता है भैया? शासक। जैसे राजा है तो शासक वर्ग होता है। एक को अभिजन वर्ग मतलब जो अमीर हैं, जो पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति हैं, ये सारा अभिजन वर्ग है। समझ रहे हो? जिन्होंने कंपनी लगा रखी है, जिन्होंने इंडस्ट्री लगा रखी है, तो क्या है? वो हमारा अभिजन वर्ग। शासक वर्ग का मतलब होता है यानी जो लोग सरकार में हैं, या जो लोग राजा वाजा हैं, जो मंत्री मंत्री हैं, वो शासक वर्ग। जन समूह का मतलब जो आम जनता है, जो आम जनता, जो सामान्य लोग हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? जन समूह कहते हैं। ठीक है। अभिजन बनाम समूह क्या है? अभिजन का मतलब समझे कि एक प्रकार से अभिजन समूह जो अमीर वर्ग है, अमीर तबका है, ठीक है, ये जो शासकीय तबका है, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है? एक प्रकार से विभाजन होता है ना। देखो, अभिजन समूह जो है एक प्रकार से जो शासक समूह है, ये शक्तिशाली लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं अभिजन समूह और शासक, यानी अभिजन समूह में और जन समूह में, यानी जो मजदूर है, इनमें हमेशा क्या है? हम लोगों को संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, यानी जो अभिजन वर्ग है, जो शासक समूह, एक क्या होते हैं? शक्तिशाली लोग होते हैं, इनके पास शक्ति होती है, इनके पास पैसा होता है। और जो जन समूह होता है, आम जनता जो होती है, उसके पास भैया ना तो पैसा है और ना तो उसके पास कह सकते हो कि शक्ति है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या हो सकते हैं? यानी जो जन समूह है वो एक प्रकार से मजदूर है, या काम करता है, कामगार है, गरीब है, इस प्रकार से। और इनमें क्या है? शक्तिशाली कौन लोग हैं? अभिजन वर्ग और शासक वर्ग है। ठीक है, अगर आप देख अभिजन वर्ग के, अभिजन जो वर्ग, जो शासक वर्ग है, इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, इनके पास पैसा वैसा होता है। ठीक है, और जो जन समूह होता है, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है ना, तो इनके पास शक्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं आपस में दोनों बटे हुए हैं। यानी जो अभिजन वर्ग है, जो शासक वर्ग, काफी मजबूत है, पूंजीपति है, पैसे वाले हैं, शक्ति है इनके सबके पास है। और जो जन समूह है, जो मजदूरी करता है, दुनिया भर के काम करता है, ठीक है, या आम जनता जो है, इसको हम क्या कहते हैं? जन समूह के रूप में संदर्भित करते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है? इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और एक एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। देखिएगा, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7 क्या रहेगा? खंडीय संरचना प्रणाली। यानी जो भी संरचना होती है, यानी जो हमारे समाज की सोसाइटी होती है, जो अलग अलग खंडों में बटी रहती है, उसी को हम लोग बोलते हैं राजनीतिक संस्थाएं और खंडीय समाज कहता है। समाज जब अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? खंडीय समाज कहते हैं। जैसे अगर आप देखो, जाति के आधार पर हमारा समाज बटा है, वंश के आधार पर हमारा समाज बटा है। समाज जो बटा हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खंडीय संरचना प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, यानी अलग अलग खंडों में जो बटा रहता है ना, उसी को कहते हैं। ठीक है, जैसे राज्य विहीन समाज के आंकड़े। राज्य विहीन का मतलब होता है ऐसा राज्य जहां पर, यानी एक प्रकार से राज्य विहीन समाज, यानी राज्य तो है लेकिन समाज तो है, लेकिन वहां पर राज्य नहीं है। समझ रहे हो? जैसे पहले लोग कह सकते हो कि जब आदि मानव, या कह सकते जब लोग जंगलों में रहते थे, तो उस समय तो समाज था लेकिन राज्य नहीं होता था, राज्य नहीं था, हर कोई व्यक्ति अलग अलग रहता था। ठीक है, यानी कह सकते हैं, समझ रहे हो? खंडीय समाज एक प्रकार से रहते जब समाज अलग अलग जातियों में, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग धर्मों में जब हमारा समाज बटा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खंडीय समाज कहते हैं। आप लोग समझ रहे हैं? खंडीय समाज के प्रकार क्या हैं? पहले प्रकार के वे समाज आते हैं जो आमतौर पर शिकार और भोजन करते हैं। खंडीय समाज का कह सकते हैं, खंडीय समाज में भाई मेरे पहला वह समाज है जो शिकार करता और जो भोजन इकट्ठा करता था। समझ रहे हो? आदि मानव के टाइम पर अगर आप देखेंगे, जब पाषाण युग जो है, वहां पर देखोगे तो
खंडीय समाज कौन सा होता था भाई मेरे? जो जंगलों में शिकार करते थे, जो भोजन संग्रह करते थे, यानी जो जानवरों का शिकार करके करके क्या करते थे? अपना जीवन यापन करते थे। खंडीय समाज कह सकते वह समाज है, समाज का दूसरा नाम ग्राम समुदाय से निर्मित होता है, जो विभिन्न प्रकार के नातेदारी, देखो जो खंडीय समाज था आगे चल करके क्या बना भाई? गांव गांव के रूप में निर्मित हुआ, यानी उनमें नातेदारी यानी रिश्तेदारी और आर्थिक संबंध क्या है? एक दूसरे से जुड़े हैं। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए औपचारिक रूप से परिषदें नियुक्त की गई। तीसरा कह सकते जो हमारा भाई मेरे खंडीय समाज होता है, समाजों में राजनीतिक नियंत्रण आयु निर्धारण प्रणाली में निहित होता है। यह पूर्वी अफ्रीका के समाजों में एक सामान्य विशेषता भी होती है। खंडीय समाज में अगर आप देखें चौथे प्रकार वह समाज है जो एक पक्षीय वंशानुक्रम के, एक पक्षीय का मतलब एक पक्ष का ही वंशानुक्रम चलता है। जैसे अगर आप देखो जैसे पितृसत्तात्मक समाज है जिसमें पिता की ही प्रधानता है। मातृसत्तात्मक समाज जो माता की समानता है, ठीक है, यानी वंशानुक्रम होता। खंडीय समाज में क्या था भैया? वंश परंपरा चलती। क्या होती है? खंडीय समाज में क्या है? वंश परंपरा के आधार पर क्या होता है? खंडीय समाज चलता है। और खास तौर से जो हमारा खंडीय समाज होता है उसमें नातेदारी प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है। नातेदारी का मतलब होता है रिश्तेदारी, ठीक है, जिसको हम लोग यानी राजनीतिक नियंत्रण के रूप में नातेदारी होती है, ठीक है। नातेदारी मतलब देखो ना हमारे समाज में क्या भाई? हर कोई व्यक्ति नातेदारी यानी रिश्तेदारी के रूप में क्या हम लोग क्या है? आपस में जुड़े रहते हैं ना। उदाहरण के लिए जैसे नुएर जनजाति कई खंडों में बटी हुई है। इन जनजातियों का प्राथमिक खंड सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़ा क्षेत्र पर कब्जा करता है। और इसके बाद खंडीय समाज का मतलब होता है कि जो जनजातियां अलग अलग, जैसे ब्राह्मण अलग अलग बटे हुए हैं या क्षत्रिय अलग अलग बटे हुए हैं या SC ST कह सकते अलग अलग बटे हुए हैं। इसी प्रकार से कह सकते कि जब जातियां अलग अलग बटी हुई हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खंडीय समाज कहते हैं। समझ रहे हो? खंडीय समाज का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि जब हम सब लोग अलग अलग बटे हुए हैं, समझ रहे हो, यानी उनमें कह सकते कि जब बंटवारा हुआ उसी को आप लोग यहाँ कह रहे हैं खंडीय समाज हैं। अलग अलग जैसे अगर आप देखें जितनी भी हमारी जनजाति, जैसे टोंगा समुदाय है अलग अलग खंडों में बटा हुआ है, टोंगा समुदाय है या लोजी समुदाय है, कह सकते हैं अलग अलग खंडों में बटा हुआ है, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर आप देखें जैसे समाज क्या है? अलग अलग रूप में बटा होता है ना। जैसे अलग अलग कोई भी जाति होगी देखोगे ना, जैसे हिंदू है अलग अलग बटा हुआ, मुस्लिम अलग अलग बटा हुआ है, यानी हमारा जो समाज है सोसाइटी जब अलग अलग, यानी यहाँ खंडीय समाज का मतलब कैसे? यानी कुछ लोग कह सकते भैया कि एक प्रकार से कृषि करते हैं, कुछ लोग व्यापार करते हैं, ठीक है, कुछ लोग कह सकते अपने कारखाने चलाते हैं, कुछ लोग कह सकते जानवरों को मार के जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार से जब समाज रहता है ना कि सभी लोग अलग अलग काम कर रहे हैं और सब लोग अलग अलग होकर के अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? खंडीय समाज कर रहे हैं, ठीक है। जब जनजातियां बटी हुई थी, देखो कुछ लोग हैं जो हस्तकार हैं, हाथ से काम करके हाथ वाले काम करते हैं। कुछ लोग कह सकते कि जो एक प्रकार से पशुओं का शिकार करते थे, ठीक है, या कह सकते खंडीय समाज में आप लोग कह सकते हैं कि जब हमारे देश में कह सकते कुछ लोग भाई की खेती करते थे, कुछ लोग पशुपालन करते थे, कुछ लोग कह सकते कि एक प्रकार से खेती और पशुपालन दोनों करते थे, और कुछ लोग कह सकते एक प्रकार से व्यापार करते थे। इस प्रकार से जब हमारा समाज बटा हुआ था तब हम उस समाज को क्या करें? खंडीय समाज कहा जा रहा। समझ रहे हो? वो क्या है? वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता? खंडीय समाज होता। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 8 रहेगा, क्या है? सर्वसत्तावाद। देखो एक चीज बताऊं, सर्वसत्तावाद का मतलब तो भैया एक प्रकार की तानाशाही होती है। समझ रहे हो? सर्वसत्तावाद हम लोग बोलते हैं जहां पर सरकार का पूरा नियंत्रण है, जनता को किसी प्रकार के अधिकार नहीं है, जनता को किसी प्रकार की आजादी नहीं है, जहां पर शासक जो है अपनी मनमर्जी करता है, जनता पर कह सकते एक प्रकार से कि वो जुल्म करता है, जनता को किसी प्रकार की आजादी नहीं, स्वतंत्रता नहीं, यानी आम जनता को ना तो बोलने की स्वतंत्रता है, ना आने जाने की स्वतंत्रता है, ना अपने बातों को रखने की स्वतंत्रता है, ठीक है, ना उनमें किसी प्रकार से एक प्रकार से विरोध कर सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं सर्वसत्तावाद। सर्वसत्तावाद एक प्रकार से आप लोग जहां पर तानाशाही है, जहां पर शासक एक प्रकार से तानाशाह हो चुका है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? सर्वसत्तावाद कर रहे हैं। सर्वसत्तावादी सरकारें कैसे होती हैं? देखो भाई जहां पर भी सर्वसत्तावाद रहेगा, सर्वसत्तावाद का मतलब होता है सरकार पूरा कंट्रोल में रखी हुई है, यानी सरकार का पूरा नियंत्रण है। सरकार यानी एक एक व्यक्ति पर नजर रखती है,
कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता है, ठीक है। कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना नहीं कर सकता, सरकार की बुराई नहीं कर सकता है। सरकार ही सभी नियम कानून बना रही है और सख्ती के साथ काम कर रही है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वसत्तावाद कहते हैं। जहां पर जनता क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हर एक फैसले सरकार स्वयं करे, यानी जनता को ना तो अधिकार है, ना तो स्वतंत्रता है, ना तो उसको बोलने की आजादी है, ना तो अपने विचार व्यक्त करने की आजादी है। वही तो सर्वसत्तावाद है, जहां पर एक पूरा रूप से कह सकते भाई मेरे तानाशाही आ गई है। कोई ऐसा व्यक्ति शासक बन गया है जो अपनी मनमर्जी कर रहा है और आम जनता की कुछ नहीं सुन रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वसत्तावाद कहा जाता है। जैसे इटली में सर्वसत्तावाद है, फांसीवाद, जिसे भाई हिटलर का आप सबने नाम सुनोगे ना, तो हिटलर जो लोग हैं सब सर्वसत्तावादी लोग हैं, समझ रहे हो। सर्वसत्तावाद में जैसे इटली में मुसोलिनी था, इटली में क्या थी, तानाशाही, तो वहां कौन आया था, मुसोलिनी नाम है, ठीक है। जर्मनी में अगर आप देखें तो वहां पर हिटलर आया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाजीवाद बोलते हैं। देखो नाजीवाद बोलो या फांसीवाद बोलो, दो शब्द हैं इसमें, एक है भाई मेरे फांसीवाद और दूसरा है नाजीवाद। फांसीवाद और नाजीवाद में एक चीज बता दूं, ये लोग देखो जो फांसीवाद और नाजीवाद होता है ये सब दोनों ही तानाशाही होते हैं। बस ये रहता कि ये लोग ना जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, ठीक है। यानी जो सर्वसत्तावादी लोग होते हैं ना, जनता को बड़े बड़े सपने दिखाएंगे कि हमारी सरकार बनवा दोगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, और जब ये सरकार में आ जाते हैं तो अपनी मनमर्जी करने लगते हैं, अपनी मनमानी करने लगते हैं और तानाशाह बन जाते हैं। यही फांसीवाद है और यही नाजीवाद है। फांसीवाद नाजीवाद का मतलब कह सकते कि जहां पर अधिक यानी बहुत ज्यादा नियम कानून लग जाते हैं, वही फांसीवाद है। फांसीवाद एक प्रकार से कह सकते उग्र राष्ट्रवाद है, जो युद्ध की बात करता कि भैया कि युद्ध करो और युद्ध को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। यानी फांसीवाद और नाजीवाद में अगर आप देखेंगे, जिसको हम सर्वसत्तावाद कहते हैं, जहां पर जनता को स्वतंत्रता नहीं है, जहां पर जनता को आजादी नहीं है, वही क्या है भाई मेरे, फांसीवाद या नाजीवाद कह सकते हैं। चाहे हिटलर की बात करो, चाहे मुसोलिनी हो, स्टालिन हो, ये सभी लोग कह सकते हैं एक प्रकार के तानाशाही है। तानाशाही में क्या होता है, जनता को कोई आजादी नहीं है, जनता को कोई अधिकार नहीं है, ना तो उसको बोलने की आजादी है, ना तो अपने विचार व्यक्त करने की आजादी है। इस प्रकार की जब चीजें होती हैं, जनता एक प्रकार से कह सकते कि सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, सरकार हर चीज को कंट्रोल करती है, ठीक है। एक एक इंसान को कंट्रोल, मीडिया उडिया में अखबार न्यूज चैनल कुछ सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं, सरकार जो चाहती वही होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, सर्वसत्तावाद कहा जाता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आ भी सकता है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा क्या है, लोकतंत्र। भाई लोकतंत्र का मतलब सिंपल से होता है जहां पर आम जनता को बहुत ज्यादा आजादी है। जैसे अगर देखो जहां पर लोकतंत्र होता ना, वहां पर जनता को बहुत क्या है, एक तो स्वतंत्रता है, क्या है, स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की। जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में क्या है कि आम जनता ही क्या करती है, सरकार को चुनती है, समझ रहे हो। आम जनता ही क्या करती है, सरकार को चुनने का काम किसका होता है, आम जनता, जो आम लोग है ना, वही क्या करते हैं, सरकार का चुनाव करते हैं। वो लोकतंत्र में होता है। जैसे भारत में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जनता ही क्या करती है, सरकार को चुनती है, और जो सरकार चुनी जाती है वही जनता पर शासन करती है। लोकतंत्र में क्या, नागरिकों को बहुत ज्यादा अधिकार होता है। क्या होता है कि जहां जहां पर भी लोकतंत्र है वहां पर क्या होता है, नागरिकों को अधिकार होता है, उनको वोट डालने का अधिकार है, उनको सरकार बनाने का अधिकार है, वो खुद चुनाव लड़ सकते हैं, ये सारे अधिकार होते हैं। लोकतंत्र में कह सकते हैं जनता को स्वतंत्रता है, आने जाने की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। जनता एक प्रकार से सरकार का विरोध कर सकती है, मीडिया यहाँ पर स्वतंत्र रहती है, अखबारों में कह सकते, जहां पर लोकतंत्र होता है वहां पर अखबारों में कह सकते सरकार की आलोचना की जा सकती है। लोकतंत्र में कह सकते कि जहां पर आम जनता वोट डाल करके सरकार को चुनती है या सरकार का चुनाव करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेसी जिसको आप बोलते हैं ना, तो इंडिया में क्या है भाई, हमारे देश में लोकतंत्र है ना, इसी को कहते हैं कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र सिंपल हो, जनता जब अपने प्रतिनिधि को चुनती है। देखो जैसे हमारे देश में, देखो हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं, देखा होगा ना, और कई बार विधायक और सांसद का चुनाव होता है, और आप सब लोग भाई वोट डालने जाते हो, तो वोट डाल करके आप लोग ही तो सरकार चुन रहे हो, तो क्या है, यही तो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र कह सकते हो कि जहां पर जनता
सरकार को चुनती है या शासक को चुनती है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में क्या है कि जनता को अधिकार होता है, बहुत सारे उसके पास अधिकार। जैसे अगर आप देखें हमारे देश में लोकतंत्र है तो आप देखोगे तो हमारे देश में नागरिकों को 6 अधिकार देंगे ना, 6 मौलिक अधिकार हैं भाई। जैसे आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये सारे अधिकार आपको मिले हैं ना, ये सारे अधिकार आपको दिए। तो लोकतंत्र में नागरिकों को क्या है, अधिकार होता है, ठीक है। और लोकतंत्र में कह सकते हैं कि जो नागरिक है वह सरकार को हटा भी सकता है। और लोकतंत्र में क्या है, एक समय के बाद 5 साल के बाद या कहीं कहीं देखो हमारे देश में लोकतंत्र है तो हर 5 साल के बाद क्या है कि इलेक्शन होता है, ठीक है। यानी जनता जो है वह किसी को हरा करके कोई दूसरी भी सरकार चुन लेती लोकतंत्र में, ठीक है। यानी यहां पर चुनने की स्वतंत्रता है, जनता के पास में क्या है, सारी शक्तियां होती है। यानी आम जनता जो है वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। जनता ही क्या वोट डाल करके जब कह सकते कि सरकार बना रही है, उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में क्या है कि आम जनता के पास सबसे ज्यादा क्या है, शक्तियां होती हैं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10वां क्या रहेगा, भारत में राज्य और समाज, ठीक है। तो खास तौर से हम लोग बात करेंगे, देखो राज्य क्या है, राष्ट्र क्या और समाज क्या, मैंने आपको पहले चैप्टर में ही बता दिया था। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि स्वतंत्र भारत में राजनीति की प्रकृति क्या है, ठीक है। तो हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ तो वहां पर राजनीति की प्रकृति क्या है, ठीक है। वहां पर देखो जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था राज्य, राष्ट्र और समाज के बारे में, तो सेम मैंने आपको बताया था। देखो स्वतंत्र भारत में राजनीतिक प्रकृति क्या, देखो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ ना तो उस समय अगर आप देखोगे तो हमारे देश में राजनीति बदल गई। क्योंकि भाई जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था तब हमारे देश पर विदेशी शासन था और हमारे देश में क्या था भैया, अंग्रेज शासन करते थे, समझ रहे हो। और अंग्रेजों के जाने के बाद अगर आप देखोगे तो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। और भारत जो है एक राष्ट्र के, एक नेशन के तौर पर उतना ज्यादा विकसित नहीं था। और जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ तब कह सकते कि हमारे देश में विकास और प्रगति बहुत ज्यादा हुई, ठीक है। अगर मैं बात करूं जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय कह सकते कि हमारा देश जो है एक राष्ट्र निर्माण की तरफ आगे बढ़ा। और कह सकते जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय अगर आप देखें तो हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, यानी जिसे आज हम लोग कांग्रेस बोलते हैं, उसी की क्या थी, सरकार थी। इस राजनीतिक दल ने कुछ मामलों में जनसंख्या गतिविधि से विविध वर्ग शामिल थे, कुछ मामलों में राजनीतिक विचारधारा के विपरीत। कांग्रेस पार्टी के सदस्य एक और कथित अछूतों से और दूसरा ब्राह्मण ठाकुरों समाज के भीतर तबके के थे। ऐसे लोग भी थे जो मार्क्सवादी कम कस्में खाते थे और कुछ लोग थे जो हिंदू राष्ट्र, यानी देखो जब हमारा देश आजाद हुआ ना तो भैया हमारे देश में तो कह सकते वैसे थे कुछ लोग भैया कांग्रेस के जो लोग थे, कुछ लोग अछूत थे, कुछ लोग ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, कुछ लोग जो थे वो एक मार्क्सवादी विचारधारा रखते थे, कुछ लोग हिंदू राष्ट्र चाहते थे और कुछ लोग जो है कह सकते कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो इस्लाम को बढ़ावा देना चाहते थे। यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब भारत में राजनीतिक प्रणाली अलग अलग प्रकार थी। कुछ लोग कह सकते एक प्रकार से अगर आप देखेंगे अछूतों के समर्थक थे, कुछ लोग ब्राह्मणों ठाकुरों के समर्थक थे, कुछ लोग हिंदू राष्ट्र चाहते थे, कुछ लोग मार्क्सवादी थे और कुछ लोग कह सकते कि इस्लाम को बढ़ावा देने के, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ तब भारत में अलग अलग राजनीतिक संगठन थे। अगर आप देखें भारत के स्वतंत्र होने के बाद अगर आप देखें तो भारत का संविधान बना और भारत के संविधान जो है एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जिसमें हमने कह सकते कि यहां पर संसदीय सरकार को अपनाया। भारत में क्या भाई संसदीय शासन प्रणाली है, यानी जहां पर संसद ही सर्वोच्च है, यानी आम जनता वोट डाल करके क्या कर सकती है, सरकार का गठन कर सकती है और सरकार का चुनाव करती है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब हमने एक सरकार के तौर पर, राष्ट्र के तौर पर कह सकते भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। देखा होगा ना कि हर साल हमारे देश में हर साल नहीं भाई, मेरे 5 साल में अगर आप देखोगे तो लोकसभा का चुनाव होते हैं और संसद के प्रतिनिधि चुने जाते हैं और जो संसद में यानी कह सकते हैं जिसका लोकसभा में बहुमत होता है उसी का प्रधानमंत्री होता है। अगर आप देखें तो हमारे देश में प्रधानमंत्री जो होता है वो एक प्रकार से मुख्य होता है, ठीक है। राष्ट्रपति तो नाम मात्र का होता है और प्रधानमंत्री जो था एक प्रकार से सारे काम को वही देखता है। अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में भैया कि जो संसदीय शासन प्रणाली उसमें संसद के 2 सदन है, एक राज्यसभा
और एक क्या है, लोकसभा है। और हमारे देश में अगर आप देखें राज्य हैं, हर राज्य में क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री क्या करता है, वहां अपने शासन प्रशासन को देखता है। तो एक प्रकार से अगर आप देखो तो हमने इस प्रकार से संविधान बनाया है, और संविधान में तमाम तरह की चीज, समाजवाद की बातें, हमारे देश में समाजवाद भी है। अगर आप देखो भारत में जैसे अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, पिछड़े वर्ग हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक है, अगर आप देखेंगे तो इनको भी हमारे देश में क्या दिया गया है भाई, आरक्षण दिया गया है। देखो जो एसटी हैं, एससी हैं, जो ओबीसी हैं, या इन जातियों को अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में क्या मिला, आरक्षण मिला। आरक्षण के जरिए इनको अगर आप देखें कई सारे क्या है हमारे देश में अधिकार मिले हैं ना, देखा होगा ना। आर्थिक आधार पर अगर आप देखें तो हमारे देश में आर्थिक आधार पर भी बहुत सारी चीजें की गई। देखो जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि उस समय देखोगे तो भाई अंग्रेज इस देश को लूट करके पूरी तरीके से चले गए थे। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारे देश में धीरे धीरे उद्योग धंधे लगे, धीरे धीरे तरक्की हुई। और कह सकते हैं हमारे देश में जैसे पंचवर्षीय योजनाएं आई, कई सारी पंचवर्षीय में अगर आप देखोगे तो हमारे देश में खाद्यान्न की फसलें हैं, दलहन फसलें हैं, तिलहन फसलें हैं, स्टील प्लांट लगे, और हमारे देश में कई सारी योजनाएं जिसके जरिए कह सकते हैं कि भारत की आर्थिक तरक्की की राह निर्माण हुई। और भारत कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण में कई, देखो भारत जब एक आजाद हुआ उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने में कई सारी समस्या। सबसे पहले भैया हमारे देश में जातिवाद बहुत ज्यादा, जातिवाद के कारण कह सकते हैं कि हमारा देश एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग जातियां हैं और उनमें हमेशा कन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़े होते रहे। दूसरा क्या कि हमारे देश में क्षेत्रीय पहचान बहुत ज्यादा, भाई कोई पंजाबी है, कोई मराठी है, कोई गुजराती है, कोई बंगाली है, कोई असमिया, इसलिए हमारे देश में क्षेत्रीय पहचान बहुत ज्यादा है। और हमारे देश में विविधता बहुत ज्यादा, अलग अलग जाति है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग यही है ना। इसलिए कह सकते कि भारत के राष्ट्र निर्माण में इन सारी समस्या, क्योंकि भारत में अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग लोक रीत परंपरा है। इसलिए भारत में अगर आप लोग देखेंगे तो एक राष्ट्र निर्माण में ये सारी बाधाएं थी, क्योंकि हमारे देश में जातिवाद बहुत ज्यादा है, हमारे देश में छुआछूत है, और जातिवाद के कारण कह सकते हो कि हमारे देश में एकता बनने में कई बार क्या समस्या का सामना करना पड़ता। तो स्वतंत्र भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत कह सकते हैं कि एक राष्ट्र के तौर पर जरूर निर्माण हुआ है, लेकिन राष्ट्र निर्माण में भारत को ये 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में विविधता बहुत ज्यादा है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग विविधता बहुत ज्यादा। दूसरा भाई हर राज्य अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर के चलता। दूसरा हमारे देश में जातिवाद बहुत ज्यादा, जिससे कैसे भारत को एक राष्ट्र निर्माण में कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और कई सारी चुनौतियां जैसे जातिवाद, ये सारी कह सकते हैं भारत को एक राष्ट्र निर्माण में और भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनने में इस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखोगे ना कि हमारे देश में भाई अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और धर्म को लेकर के हमारे देश में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, धार्मिक संप्रदायवाद बहुत ज्यादा है। देखो भारत में जातिवाद जो है और भाषाईवाद है, ये भाषा अलग अलग भाषा है, अलग अलग जाति है, जिस वजह से कह सकते हैं कि भारत एक राष्ट्र के तौर पर, एक शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर आने में उसको कई प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 11 क्या रहेगा, स्थानीय स्वशासन। देखो अगर आप देखोगे तो हमारे देश में 73वां संविधान संशोधन जो किया। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है यानी गांव में जो हमारी पंचायतें होती हैं, और शहर में जो हमारी नगर निगम, नगर पालिका जो होती है, नगर पंचायत होती है, हम लोग इसको स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो भारत में 73वें संविधान संशोधन में अगर आप देखें जो 1992 में हुआ था, जिसके जरिए हमारे देश में जो गांव है वहां पर पंचायत का गठन किया गया। और पंचायत क्या करेगी, गांव के विकास का सारा काम कौन करती है, पंचायत करती है। और पंचायत में भी देखा होगा कोई प्रधान होता है या सरपंच होता है, जो क्या करता है, गांव के विकास के लिए काम करता है। और जो हमारा 74वां संविधान संशोधन, जिसके तहत कह सकते हैं शहरों में नगर निगम, नगर पालिका का भी गठन किया गया है, जो क्या है कि शहरों के विकास और शहरों के डेवलपमेंट का सारा काम कौन देखती है, जो हमारी नगर निगम है या हमारी जो नगर पालिका है। स्थानीय स्वशासन का मतलब जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। भाई गांव में हमारे पंचायतें होती हैं और शहरों में हमारा नगर निगम और नगर पालिका होती है। और गांव में देखोगे जो पंचायत होती है उसके भी चुनाव होते हैं समय समय पर, देखो समय उसका भी 5 साल के बाद चुनाव होता है। और जो शहरों में हमारे नगर निगम या नगर पालिका होती है 5 साल के बाद उसका भी चुनाव होता है।
ठीक है। तो ये क्या करती हैं, लोकल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो विकास कार्यों को देखने का काम क्या है कि गांव में अगर आप देखें जो पंचायत है, पंचायत सारे विकास का काम देती है। और अगर हम लोग शहरों की बात करें तो शहरों में जो नगर निगम है, नगर पालिका, वो सारे विकास के कामों को देखने का काम कौन करती है, ये करती है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हो। ओके, अगला जो हमारा रहेगा चैप्टर, बिल्कुल लास्ट चैप्टर क्या रहेगा, सामाजिक आंदोलन और प्रतिरोध। देखो भारत में समय समय पर अगर आप देखोगे बहुत सारे सामाजिक आंदोलन होते, देखोगे ना भाई, किसान आंदोलन अभी लंबे समय तक चला था। ठीक है, देखा होगा ना दिल्ली में कोरोना के बाद किसान आंदोलन था, फार्मर प्रोटेस्ट जो हो रहा था, अभी तक भी किसान आकर के। दूसरा प्रतिरोध का मतलब था विरोध। हमारे देश में कई सारी चीजों को लेकर के बहुत विरोध होता है। राजनीति में भाई मेरे बहुत ज्यादा विरोध है, जैसे जाति को लेकर के विरोध है, धर्म को लेकर के विरोध है, संप्रदाय को लेकर के विरोध है। इसको हम लोग बोलते हैं भैया प्रतिरोध। देखो ना हमारे देश में जातियों में बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है, बहुत ज्यादा विरोध और संघर्ष क्या है भारत में जातियों पर होता है। और हमारे देश में सामाजिक आंदोलन बहुत होते हैं। देखोगे ना कभी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कभी मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, कभी व्यापारी आंदोलन कर रहा, कभी किसान आंदोलन कर रहा। देखोगे ना कि अलग अलग यहाँ पर आंदोलन भी जो है वो खूब होते रहते। देखोगे ना कि अगर हम लोग बात करें, अगर सामाजिक आंदोलन का मतलब होता है कि ऐसे आंदोलन जो समाज में बदलाव की बात करते हैं, जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई मेरे, सामाजिक आंदोलन कहते हैं। जैसे हमारे समाज में बहुत सारा चेंज है ना भाई, समाज में पहले छुआछूत बहुत ज्यादा थी, जातिवाद बहुत ज्यादा था, लेकिन आज समाज में कह सकते हो उतना ज्यादा छुआछूत या हमारे समाज में उतना ज्यादा जातिवाद नहीं है ना, जितना पहले था या जितना ज्यादा पहले भरा हुआ था। आज उतना हम लोग उसको देखते नहीं हैं या उतना हम लोगों को देखने को नहीं मिलता, कि पहले तो बहुत ज्यादा होता था ना। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सामाजिक आंदोलनों के जरिए समाज में बदलाव की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं ना, कि समाज में चेंज आए, समाज में परिवर्तन हो ना, इसकी हम देखा होगा ना। तो सामाजिक आंदोलन वही है कि जो समाज में देखोगा, निर्भया के समय देखो दिल्ली में हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। अन्ना हजारे का एक आंदोलन हुआ है, किसानों का देखा होगा तुम लोगों ने आंदोलन हुआ है, ट्रक ड्राइवर आंदोलन करते हैं, आपने देखा होगा खास तौर से जब व्हीकल एक्ट कानून आया था। ठीक है, समय समय पर क्या है आंदोलन होते रहते हैं। और ये आंदोलन क्या है कि समाज में बदलाव की बात करते हैं। ठीक है भाई, कभी जाति को लेकर के, कभी धर्म को लेकर के, कभी समाज में हर चीज को लेकर के अगर आप देखो, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर के, हर समाज को क्या चाहिए भैया, अपने अधिकार चाहिए। तो हर समाज क्या करता है, अपने अधिकारों की मांग को लेकर के क्या करता है, आंदोलन करता है, या वो लोग क्या है आंदोलित होते रहते हैं। सामाजिक आंदोलन का अध्ययन भी भारत में बहुत ज्यादा। अगर आप भारत में आंदोलन की बात करें तो भारत में जैसे अगर आप देखो सबसे ज्यादा किसानों के बहुत आंदोलन हुए हैं। किसके, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन। ठीक है, मजदूरों को, विद्यार्थी भी बहुत आंदोलन करते हैं। क्या जी, अगर मैं विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थी एक ऐसा वर्ग है वो भी बहुत ज्यादा आंदोलन करता है, कह सकते हैं बहुत ज्यादा आंदोलित रहता है। तो इस प्रकार के आंदोलन हमारे देश में खूब सारे होते रहते हैं। अगर हम लोग सामाजिक आंदोलन की बात करें, प्रतिरोध का मतलब होता है, प्रतिरोध की परिभाषा थोड़ी सहमति है, एक व्यवस्थित साहित्य समीक्षक के आधार पर कह सकते हैं। देखो प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध की भावना, प्रतिरोध मतलब की कार्रवाई के भावना, प्रतिरोध विरोध की भावना शामिल है। यदि सहमत की दिशाएं की अगर हम बात करें, प्रतिरोध जिसको आप बोलते हैं ना रणनीति के रूप में प्रतिरोध। देखो अगर हम किसी का प्रतिरोध करते हैं तो उसके लिए हमें रणनीति बने, यानी किसी व्यक्ति का विरोध करना ही क्या है भाई मेरे, प्रतिरोध है। समझ रहे हैं, यानी अगर आप लोग किसी व्यक्ति का विरोध करते उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो हमारे देश में अगर आप देखोगे बहुत सारा भाई विरोध होता रहता है। देखो किसी का राजनीतिक विरोध होता है, किसी का सामाजिक विरोध होता है, कि अलग अलग समय पर देखो ना, तो हमारे देश में बहुत सारा प्रतिरोध प्रति आंदोलन है। देखा होगा ना कि हमारे देश में जो प्रतिरोध है, अंग्रेजी श्रमिक या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शोषण को लेकर के बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है या विरोध होता है। इन सब चीजों को लेकर के अगर आप देखो शासक वर्ग और आम जनता में ये सारी चीजें क्या है, प्रतिरोध और विरोध जो है हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को क्या है यह देखने को लगातार मिलता ही रहे। देखिएगा जैसे मैंने आपको क्या बताया ना, प्रतिरोध ना आधारित राजनीति। देखो आज राजनीति में अगर आप देखोगे ना, राजनीति में भाई मेरे बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है ना। प्रतिरोध एक प्रकार से अगर आप देखेंगे अलग अलग विचारधाराओं का बहुत, देखो होगा ना हमारे देश में मार्क्सवादी विचारधारा है,
ठीक है, लेफ्ट राइटिस्ट होते हैं, उनमें भी क्या है बहुत ज्यादा प्रतिरोध या विरोध हम लोगों के देश में होता रहता है। ठीक है, देखा होगा ना, अलग अलग जो विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो देखो अगर आप बात करेंगे तो 12 चैप्टर थे इस किताब में, और मैंने आपके 12 के 12 चैप्टर आपको मैंने पढ़ाया है। जो जो मैंने आपको करवाया इनको आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इसमें से कह सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। और शॉर्टकट में मैंने आपको जितना समझाया है, जितना पढ़ाया है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, और मैं पक्का कह सकता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा, और एग्जाम में आपको किसी भी समस्या का सामना यहां पर करना नहीं पड़ेगा। जो जो मैं आपको करवा रहा हूं इसको आप लोग पढ़ करके जरूर जाइएगा। ठीक।